हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग देखे थे डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। जो लोग देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में फिर हम लोग लेकर आए हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक छोटा मैराथन क्लास हम लोग लगाने वाले हैं। डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, उसके लिए हम लोग छोटी मैराथन क्लास लेने वाले हैं पूरे 50 क्वेश्चन की। इस 50 क्वेश्चन को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है समांतर। समांतर का मतलब पैरेलल। पैरेलल में जोड़े गए 10, 20 और 40 ओम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, समांतर में जोड़ा गया कितना, 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम को। यानी कहने का मतलब है कि 3 प्रतिरोध इस तरीके से इसको समांतर में जोड़ा गया है। आइए हम लोग जोड़ देते हैं। ये 3 प्रतिरोध इसको समांतर में इस तरीके से जोड़ा गया है। कोई भी सप्लाई मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको दे दिए हैं, जिसका मान दिया वो प्रतिरोध का 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे फार्मूले में हम लोग सभी वैल्यू को रख देंगे। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। यहाँ से एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 40 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 चौक को 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40। यानी कि हम लोग को मिल जाएगा ऊपर ये कितना मिलेगा 7, नीचे मिल जाएगा 40। तो आर का मान हम लोग को क्या मिलेगा 40/7 मिल जाएगा। आर बराबर मिलेगा 40/7। इसको अब हम लोग हल करेंगे। 40/7 मिला है, तो देखिए 7 से भाग दीजिए 40 में। 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा 7 × 5 = 35। यहाँ बच जाएगा 5। फिर हम लोग दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। फिर हम लोग कितनी बार जाएगा 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, यानी कि 5.7। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 5.71 ओम इसका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस बार जो डीआरडीओ का एग्जाम होने वाला है, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे कि टेक्निकल का जो भी एग्जाम हुआ है आईटीआई वालों के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्जाम होता है, यूपी आरजीएनएल टीजी2 का एग्जाम होता है, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और डीआरडीओ में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं भी 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है और प्रत्येक त्रिभुज की जो भुजा है उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। यहाँ से इसको सप्लाई दे दीजिए प्लस माइनस। अब देखिए, कह रहा है कि इसको इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया, 2 ओम का प्रतिरोध है। अब कोई भी 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध बताना है। मान लीजिए कि ये 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध हम लोग को बताना है, क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से सप्लाई कनेक्ट कर दिए इसी दोनों कोनों पर। अब देखिए, यहाँ से करंट जाएगी, तो एक करंट तो इधर चल जाएगी, एक करंट इधर चल जाएगी। अब इसमें जो करंट, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, 2 2 4 हो जाएगा। 4 और ये 2 आपस में समांतर में हो जाएंगे। तो 2 रेजिस्टेंस जब समांतर में होते हैं, 4 और 2 समांतर में हो गए, 4 पैरेलल 2। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, R1 R2 शॉर्टकट मेथड होता है 2 रेजिस्टेंस को हल करने का। R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, या तो आप लोग फार्मूला जो बताएं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, उस पर भी हल कर सकते हैं। इसमें मान रखिए R1 बराबर क्या मिला 4, R2 बराबर 2 बटे में 4 प्लस 2, यानी कि 8/4 दूना 8, 4 2 6, 8/6 मिल जाएगा हम लोग को। 8/6 को हम लोग हल करेंगे, तो देखिए 2 चौक को 8, 2 3 6, 4/3 ओम हम लोग को मिलेगा। क्या मिलेगा 4/3 ओम, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, 4/3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी 2 कोनों के मध्य हल करिएगा तो इसी तरीके से सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है ओम, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो होता है ओम। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। कूलाम किसका मात्रक होता है, कूलाम मात्रक होता है हमारा चार्ज का या आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्टेज का। यहाँ पे पूछा प्रतिरोध का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ओम। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यदि 4 ओम के प्रतिरोध का तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में गौर करिएगा, क्या बोला, 4 ओम का प्रतिरोध है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 ओम का प्रतिरोध है, R बराबर दे दिया है 4 ओम। अब बोल रहा है कि इसके तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है R बराबर होता है रो L बटा ए। L हमारा लंबाई होता है, तो यहाँ पे R क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अगर लंबाई को यहाँ पे दोगुना कर रहा है तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। तो लंबाई कितना कर रहा है, दोगुना, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोगुना, यानी कि 4 ओम था, 4 ओम का दोगुना करेंगे तो 4 दूना 8 ओम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 ओम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाए, त्रिभुज में 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध निकाले थे। देखिए त्रिभुज 2 कोनों के मध्य जो प्रतिरोध निकाले थे, अब हम लोग निकालने वाले किसी घन के छोर के, देखिए दिया हुआ किसी घन के प्रत्येक छोर का प्रतिरोध 6 ओम है, तो किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। याद रखिएगा घन की बात करेगा कभी भी तो आप लोग को फिगर नहीं बनाना, आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना, 5/6R, 5/6R का फार्मूला लगाना है। अब 5/6, देखिए R बराबर क्या दिया हुआ है, 6 ओम, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, R बराबर 6, 6 से 6 कैंसिल, आ जाएगा 5 ओम, आंसर मिल जाएगा हम लोग को, 5 ओम का आंसर मिलेगा। ये घन यानी क्यूब के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो 5/6R का फार्मूला आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा। अच्छा, जो अभी हम लोग त्रिभुज का क्वेश्चन देखे थे, त्रिभुज के 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध तो हम लोग सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें डायरेक्ट फार्मूला भी आता है 2/3R। त्रिभुज में पूछेगा तो 2/3R लगा के आप लोग हल कर सकते हैं। और अगर आप लोग से पूछेगा घन में तो 5/6R, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। घन में 5/6R, त्रिभुज में 2/3R, 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला यही होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, किसी RLC श्रेणी क्रम सर्किट में, यानी कि देखिए हमारा सर्किट कौन सा है, RLC सीरीज सर्किट है, उसमें R में वोल्टेज दिया हुआ है 25 वोल्ट, L में वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट, C में वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो इस संयोजन में सप्लाई वोल्टेज क्या होगी। देखिए हमारा श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है वो हमारा टोटल वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूले में सभी मान को रखिए और हल करिए। R में वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो यहाँ पे रखिए 25 का स्क्वायर प्लस VL में 50 वोल्ट है, VC में भी 50 वोल्ट है, यानी 50 माइनस 50 हो जाएगा बटे में ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा, 50 माइनस 50, यहाँ पे 25 गुणित 25 मिलेगा, 25 गुणित 25, जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 1/25 हम लोग को, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो मिलेगा, टोटल वोल्टेज वो मिल जाएगा 25 वोल्ट। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 25 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग और गौर करिएगा, RLC श्रेणी सर्किट में देखिए L में वोल्टेज 50 वोल्ट है और C में भी वोल्टेज 50 वोल्ट है। देखिए XL और XC, ये L और C यानी XL XC में जब वोल्टेज बराबर होता है ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। जब XL बराबर XC हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर का मान होता है 1। हमने क्या बोला था कि अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। इस क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग निकाल लिए 25 वोल्ट आएगा, लेकिन XL बराबर XC दिया हुआ क्योंकि L में वोल्टेज और C में वोल्टेज बराबर है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ किसी परिपथ के प्रेरित तथा धारिता प्रतिघात क्रमशः 6 ओम व 8 ओम है तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। कहने का मतलब है कि टोटल इंपीडेंस निकालना है तो Z बराबर हो जाएगा R² प्लस XL²। अब देखिए R में कितना है, धारिता तथा प्रेरित और धारिता प्रतिघात दिया हुआ है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगेगा, Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि XL और XC का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान रखिए XL का मान दिया हुआ है, देखिए एक 6 है एक 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा कितना, 8 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 मिलेगा। अंडर रूट 4 का मान होता है 2, यानी कि 2 ओम आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए, Z बराबर हम लोग क्या रखेंगे, अंडर रूट XC माइनस XL करेंगे। XC माइनस XL इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे XC ज़्यादा है XL से, तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर
8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको हल करिएगा तो 2 ओम आंसर आप लोग को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 ओम। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, धातु के नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं। देखिए 2 टर्मिनल होता है, एक हमारा होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड को हम लोग पॉजिटिव सिरा मानते हैं और कैथोड को नेगेटिव सिरा मानते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया हुआ है किसकी, नेगेटिव टर्मिनल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैथोड। कैथोड को नेगेटिव मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फील्ड फ्लक्स कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी। देखिए मोटर में जो हमारा चाल होता है एन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी बटे में फाई, ये मोटर में होता है। फाई होता है फ्लक्स, ईबी होता है बैक ईएमएफ, ये क्या है, ईबी बैक ईएमएफ है, और हमारा फाई फ्लक्स है, एन जो होता है मोटर की स्पीड होती है, ये होता है बैक ईएमएफ, ईएमएफ। अब देखिए हम लोग को क्या बोला, फील्ड फ्लक्स कम होने पर, यानी कि फाई का मान, ये फाई जो है अगर कम होगा तो स्पीड क्या होगी। देखिए एन और फाई क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इस तरीके से है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है अगर फाई कम होगा तो एन बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर फ्लक्स कम हो जाए, फील्ड का ये कम हो जाए तो स्पीड जो होगी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। डीसी मोटर की चाल इनमें से किसके विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए चाल की बात कर ली जाए, अभी हम लोग एक फार्मूला देखे हैं, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटे में फाई, यानी कि स्पीड जो होती है बैक ईएमएफ से डायरेक्ट समानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि विलोमानुपाती होती है। तो फ्लक्स के विलोमानुपाती है। देखिए विलोमानुपाती बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विलोमानुपाती को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा। देखिए फ्लक्स का क्या है, विलोम है, और बैक ईएमएफ के समानुपाती है। तो यहाँ पे फ्लक्स के विलोमानुपाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जगह फ्लक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मल रिले इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है। थर्मल रिले का मतलब होता है कि हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करेगा, ऊष्मा पर। तो यहाँ पर दिया हुआ यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्मा प्रभाव। थर्मल रिले किस पर काम करता है, ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थिंग से क्वेश्चन लिया गया है। बोला गया प्लेट अर्थिंग में तांबे की प्लेट का आकार क्या होता है, 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 60 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दिया हुआ 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.18 mm। तीन ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्लेट अर्थिंग 2 तरीके से की जाती है, एक हमारा होता है कापर की प्लेट यूज करते हैं यानी तांबे की, एक होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई की प्लेट यूज करते हैं। दोनों की साइज पूछा जाता है, ये दोनों की साइज क्या होती है, दोनों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तांबे की अर्थिंग यानी कि कापर की अर्थिंग जब करते हैं प्लेट लगाकर, उसकी साइज हम लोग क्या लेते हैं 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.18 mm। अच्छा यहाँ पे गौर करने के लिए एक बात ये है कि इस पे गौर करिएगा, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, लेकिन ये mm में होता है 3.18 mm, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, जीआई प्लेट अर्थिंग में। अब प्लेट की अर्थिंग किससे किया जा रहा है, जीआई से, गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इससे अगर अर्थिंग करेंगे तो इसकी साइज क्या होगी, इसको पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसकी जो साइज होती है वो होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 6.35 सेंटीमीटर। ये इसकी साइज होती है जीआई के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया किसी भू इलेक्ट्रोड की एक भवन से दूरी क्या होती है। भू इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो करते हैं हम लोग, अर्थिंग जो करते हैं इलेक्ट्रोड से, उसको भवन से कितना दूरी पर रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा इसको, हमेशा हम लोग रखते हैं 1.5 मीटर की दूरी पर। ये स्टैंडर्ड माना गया है कि 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए भू इलेक्ट्रोड की भवन से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतार जोड़ा जाता है। भूतार का मतलब क्या समझ रहे हैं, भूतार का मतलब होता है अर्थिंग तार। अर्थिंग जो करते हैं उसको हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थिंग को कहाँ जोड़ते हैं, जमीन से, न्यूट्रल से, फेस से या अर्थ से। तो याद रखिएगा अर्थिंग को हमेशा जमीन से जोड़ते हैं। अर्थिंग इसीलिए किया जाता है कि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा करंट जो होती है अगर आ जाती है किसी मशीन के बॉडी में, तो वो क्या होती है, जमीन में चली जाती है, जिससे मनुष्य की सुरक्षा हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जमीन से जोड़ देते हैं। जमीन का रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूतार किससे जोड़ते हैं, जमीन से।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक कैपेसिटर की समांतर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखिए बीच की दूरी बढ़ा रहा है, कहने का मतलब C बराबर होता है एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r A/d, ये फार्मूला होता है। C हमारा कैपेसिटर होता है, एप्सिलॉन0 जो होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है, ये हमारा एप्सिलॉन r जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। A हमारा एरिया प्लेट का होता है, D हमारा डिस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन में बोला कि प्लेट के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी यही है D, इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है तो धारिता क्या होगी, धारिता कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए C क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल D है। अगर D बढ़ेगा तो C हमारा कम होगा, यानी कि दूरी बढ़ाने से कैपेसिटेंस का मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, अगर इसी क्वेश्चन में आप लोग से पूछ लिया जाता है कि अगर प्लेट का एरिया बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए C और A क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे दूरी की बात किया गया तो दूरी बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह हुआ कि यदि कैपेसिटर के समांतर प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो इसका धारिता क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन इस तरीके से कुछ डाटा बेस क्वेश्चन है। C बराबर एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r A/d, ये फार्मूला होता है। अब क्या करना, प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, इसको क्या किया जा रहा है, घटा करके 1/2 कर दिया गया, तो ये बढ़ करके क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह ये दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको आधा करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोगुना। अगला क्वेश्चन देखिए कि 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि निम्न माध्यमों में से किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है। देखिए हम लोग को कुछ इंसुलेटर दिए गए, कुछ इंसुलेटर दिए गए हैं, वायु, ग्लास, क्वार्ट्ज और कांच। ये कुछ इंसुलेटर दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसकी। देखिए डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसकी न्यूनतम, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी वह कैपेसिटी होती है जो वोल्टेज से रिलेट करती है, कितना वोल्टेज किस पर अप्लाई करें तो वो सह सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इसको किलो वोल्ट पर mm में लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग किस में लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं किलो वोल्ट पर mm, यानी कि 1 mm एरिया पर कितना वोल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो वो साल इंसुलेटर, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो न्यूनतम किस में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु। वायु का न्यूनतम होता है, ग्लास, कांच और क्वार्ट्ज जो दिया हुआ इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वायु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वायु। वायु का मतलब एयर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके विपरीत होता है। देखिए दो तरीके का हमारा रिएक्टेंस मिलता है, एक होता है XC, एक होता है XL। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोनों का फार्मूला देख लीजिए, XC बराबर होता है 1/2 पाई FC और XL बराबर होता है 2 पाई FL। इस फार्मूले पे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फार्मूला पूछ लिया जाएगा या तो इस पर रिलेशन पूछा जाएगा कि इसको बढ़ाएंगे तो इस पर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देता है, कोई दे देगा फ्रिक्वेंसी दे देगा, इंडक्टेंस का मान दे देगा, अब पूछेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा आप देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके विपरीत होता है, विपरीत पूछा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये XC, विपरीत किसके है, देखिए F के। F का मतलब फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के, C का मतलब कैपेसिटेंस यानी धारिता, ये दोनों के विपरीत है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इससे मतलब है नहीं। अब इन्हीं दोनों में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटेंस में से। देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज तो है नहीं फार्मूले में, विद्युत धारा भी नहीं, आवृत्ति दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही जगह आवृत्ति। देखिए आवृत्ति का क्या है, विपरीत है यानी विलोमानुपाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मतलब L, प्रेरकत्व प्रतिघात यानी XL की बात कर रहा है। XL जो होता है प्रेरकत्व प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं, किसके समानुपाती होता है। XL का फार्मूला लिखिए 2 पाई FL। अब समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके है, फ्रिक्वेंसी और इंडक्टेंस के। देखिए फ्रिक्वेंसी है, L इंडक्टेंस यानी कि हमारा प्रेरकत्व और आवृत्ति दोनों का क्या है, समानुपाती है। तो ऑप्शन देखिए आवृत्ति के ये भी सही है, प्रेरकत्व के ये भी सही है, A और B दोनों। ये ऑप्शन नंबर C सही जगह, दोनों का क्या है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। देखिए अभी हमने क्या बात किया, दो तरीके का रिएक्टेंस होता है, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब दोनों का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। अब प्रतिरोध का भी मात्रक होता है ओम। ये सभी क्या है, XL XC R, ये सभी क्या है, करंट में प्रवाह को रोकते हैं, एक तरीके से रिएक्टेंस का काम करते हैं।
आर हमारा डीसी सर्किट में मिलता है, एक्सएल एक्ससी जो होता है एसी सर्किट में मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका मात्रक ओम होता है, एक्सएल एक्ससी और आर तीनों का मात्रक ओम होता है। तो कैपेसिटी रिएक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ऑप्शन नंबर बी ओम। देखिए मो की बात कर लिया जाए तो मो किसका मात्रक होता है, याद रखिएगा मो मात्रक होता है कंडक्टेंस का या चालकता का, एम्पियर धारा का, केल्विन तापमान का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल, एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। मो किसका मात्रक है, अभी हमने क्या बताया, चालकता का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक। जूल किसका मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ कि चालकता का विलोम क्या है। देखिए चालकता यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको हम लोग जी से लिखते हैं। जी बराबर होता है 1/r, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। देखिए प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा को रोकता है। कंडक्टेंस क्या होता है, धारा को फ्लो होने में सहायता करता है। तो इसीलिए एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये धारा को रोक रहा है प्रतिरोध और ये धारा को प्रवाह करने में मदद कर रहा है। तो एक दूसरे आपस में क्या हो गए, विलोम हो गए, अपोजिट हो गए। तो देखिए चालकता का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी। चालकता का मात्रक 2 होता है, याद रखिएगा, मो या साइमन। चालकता का 2 मात्रक होता है, मो या तो दूसरा मात्रक दे सकता है साइमन। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखिए हम लोग एक फार्मूला देखे थे प्रतिरोध का, आर बराबर रो एल बटे में ए। यहाँ पे आर प्रतिरोध था, ये हमारा जो रो है इसी को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। एल लंबाई होता है, ए एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। यहाँ से रो का मात्रक पूछ रहा क्या होगा, यहीं से निकाल लीजिए। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटे एल। आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ए हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और एल हमारा लंबाई है, तो लंबाई मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल कर लीजिए, ऊपर क्या बचा, ओम मीटर बच गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि विभव का मात्रक क्या होता है। देखिए विभव वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू। इकाई आवेश को किसी अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभव बोलते हैं। तो देखिए वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू हमारा कार्य है, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। और क्यू हमारा चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलाम। कूलाम तो जूल पर कूलाम, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जूल पर कूलाम। ऑप्शन नंबर डी। विभव का मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम। विभव का एक दूसरा मात्रक वोल्ट भी होता है, वोल्ट नहीं दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे जूल पर कूलाम हो जाएगा, या तो वोल्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 डीसी सीरीज मोटर की वाइंडिंग बनी होती है। देखिए 2 तरीके की मोटर हमारी होती है। 2 तरीके के क्या है भी मोटर, जैसे कि हमारा एक होता है डीसी सीरीज मोटर, एक होता है डीसी शंट मोटर, एक होता है डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में भी हमारा बहुत सी मोटर आती है, जैसे कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। फिर हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आती है। तो ये सब थ्योरी में क्वेश्चन थ्योरी में बताया जाता है डिटेल में। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट डीसी सीरीज मोटर की वाइंडिंग कैसी होती है। देखिए डीसी सीरीज मोटर है ना, सीरीज मोटर की वाइंडिंग हमेशा याद रखिएगा, मोटे टर्न और मोटा वायर यूज करते हैं और कम टर्न रहता है। सीरीज मोटर की वाइंडिंग हमेशा कैसे बनाते हैं, मोटा वायर और कम टर्न। जब वायर मोटा होगा तो टर्न कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। और क्यों हम लोग मोटा वायर यूज करते हैं, क्योंकि इसको पूरा लोड का जो है सहन करना होता है करंट को, इसलिए हम लोग मोटा वायर यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है, डीसी सीरीज मोटर की वाइंडिंग किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में जो पतले तार के अधिक टर्न से, नहीं पतला तार तो नहीं यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया वो पतले तार के कम टर्न से, पतला तार यूज ही नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया वो पतले तार मोटे तार के कम टर्न से, यही ऑप्शन सही है कि मोटा तार यूज करते हैं और कम टर्न होता है। टर्न का मतलब ये घुमाव जो है ना, इसी को टर्न बोलते हैं, कितना टर्न यूज हो रहा है। तो मोटा तार और कम टर्न हम लोग डीसी सीरीज मोटर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया डीसी शंट मोटर की वाइंडिंग किसकी बनी होती है। अब देखिए हम लोग सीरीज मोटर की अभी देखे थे, अब हम लोग देखने वाले शंट मोटर की। देखिए सीरीज मोटर और शंट मोटर का हम लोग सिंबल बना लेते हैं, ताकि आप लोग से एग्जाम में मान लीजिए एक फिगर देके पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें से कौन सीरीज मोटर है, कौन सी शंट मोटर है। देखिए एक हमारा होता है आर्मेचर, आर्मेचर से इस तरीके से वाइंडिंग कनेक्ट है समांतर में, और यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, V वोल्ट की सप्लाई अगर दिया जा रहा है इस तरीके से, और आर्मेचर से क्या है पैरेलल में वाइंडिंग कनेक्ट है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं शंट वाइंडिंग, शंट मोटर।
और यहीं पे अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, हमारा आर्मेचर है, यहीं पे वाइंडिंग कनेक्ट करते सीरीज में और यहाँ से सप्लाई दे देते हैं, V वोल्ट की सप्लाई दे दिया, तो ये हमारा सीरीज मोटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखते हैं कि सीरीज मोटर की वाइंडिंग को मोटे तार के कम टर्न से बनाते थे, अब शंट मोटर की वाइंडिंग हो जाएगी। तो शंट मोटर में क्या होगा, पतला तार होता है लेकिन टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा शंट मोटर में होता है पतला तार और ज़्यादा टर्न। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, मोटा तार कम टर्न, ये नहीं होगा, मोटा तार अधिक टर्न, ये भी नहीं होगा, पतले तार के कम टर्न, नहीं पतला तार तो होता है लेकिन अधिक टर्न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पतले तार के अधिक टर्न से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, कंपाउंड मोटर में होती है। देखिए अभी हम लोग बात की सीरीज मोटर और शंट मोटर, अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड मोटर में। देखिए कंपाउंड मोटर में क्या होता है, मान लीजिए हमारा आर्मेचर है, कंपाउंड मोटर में होता क्या है कि इसमें सीरीज वाइंडिंग भी होगी और यहाँ पे शंट वाइंडिंग भी होगी, यानी कि इसमें दोनों वाइंडिंग होती है इस तरीके से। मान लीजिए एक वाइंडिंग यहाँ, एक वाइंडिंग यहाँ, ये सीरीज में हो गई, ये शंट में हो गई, तो इस तरीके से यहाँ पे सप्लाई दे दिया गया। तो इस तरीके के मोटर को हम लोग कंपाउंड मोटर बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, यानी कि जब दोनों वाइंडिंग को मिला करके मोटर बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड मोटर है। तो वही पूछा कंपाउंड मोटर में क्या होता है, मात्र सीरीज वाइंडिंग नहीं, मात्र शंट वाइंडिंग नहीं, सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों। हाँ, इसका ऑप्शन यही सही है कि सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों मिला करके जब मोटर बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड मोटर। अब कंपाउंड मोटर में भी हमारा लॉन्ग शंट मोटर आता है और शॉर्ट शंट मोटर आता है, उसको भी हम फिगर बता देते हैं ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जान जाएंगे। देखिए लॉन्ग शंट में क्या होता है और शॉर्ट शंट में क्या होता है। ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है। अगर शॉर्ट शंट होगा, देखिए ये कनेक्शन हमारा होता है, ये अभी हम बताते हैं कौन लॉन्ग शंट होता है कौन शॉर्ट शंट होता है। यहाँ से इसको V वोल्ट की सप्लाई दिया गया है और एक कनेक्शन ये होता है इस तरीके से, यहाँ पे एक बाइंडिंग होगी, यहाँ पे एक बाइंडिंग होगी, ये V वोल्ट की सप्लाई मोटर को दिया गया है। अब बताइए इसमें से कौन लॉन्ग शंट है कौन शॉर्ट शंट है। आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए कौन सी लॉन्ग शंट है कौन सी शॉर्ट शंट है। ये सीरीज वाइंडिंग है, ये शंट वाइंडिंग है, ये हमारा शंट वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है। देखिए इस तरीके का कनेक्शन जब भी आप लोग को मिलेगा, अगर ये वाला कनेक्शन है तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग शंट, ये क्या है लॉन्ग शंट है। ये वाला अगर रहेगा तो इसको आप लोग लगाएंगे शॉर्ट शंट। याद रखिएगा ये दोनों फिगर को, इसको लॉन्ग शंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। कंपाउंड मोटर का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर अभी हम लोग देख रहे हैं, शॉर्ट शंट होता है, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर जो कि अभी हमने देखा है, यानी कि कौन सा प्रकार नहीं है पूछा है। अच्छा एक तरीके का क्वेश्चन और आजकल पूछ दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछता है कि इसमें से कौन कौन कंपाउंड मोटर का प्रकार है, इस तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन इसमें इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है, कौन सा कंपाउंड मोटर का प्रकार नहीं है। अब नहीं है जो उसको हम लोग को बताना है। तो कंपाउंड मोटर का प्रकार शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट है, ए व बी दोनों, तो ये भी तो ए व बी दोनों जो है प्रकार है। अब नहीं है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कंपाउंड मोटर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन को समझिएगा कौन सा नहीं है, यानी कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों तो है, ए व बी दोनों है। अब नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं जो कंपाउंड मोटर का प्रकार ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है। अच्छा ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग जानते हो, ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है हम लोग को बताना, एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद है कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर को डीसी देने पर हमारा एक्सेल नहीं मिल पाता है, 2πfl जो होता है, एफ जो होता है डीसी में कितना होता है 0, यानी कि एक्सेल हमारा 0 हो जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा करंट का फ्लो होता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है, इसलिए डीसी सप्लाई पर जो होता है हमारा काम नहीं करता। फैराडे लॉ भी अप्लाई नहीं हो पाता है डीसी सप्लाई पे। यही सब रीजन है कि डीसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, हमेशा किस पर काम करता है, एसी सप्लाई पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रांसफार्मर काम करता है एसी सप्लाई पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है यहाँ पे पूछा गया है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत लगता है, लेंज लॉ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, पारस्परिक प्रेरण। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस।
पारस्परिक प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। यहाँ पे अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन हमारा हल हो गया। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? पारस्परिक प्रेरण पर या म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। अब लेंज का नियम किस में लगता है? याद रखिएगा डीसी मोटर में। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगता है? लेफ्ट हैंड रूल हमेशा डीसी मोटर में ही लगाते हैं। मोटर में हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है। अब आता है राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारा लगता है हमेशा डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है। अब आइए लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्या बताता है। देखिए हम लोग रफ फिगर बना रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा होता है बीच वाली उंगली। ये बीच वाली उंगली है जो कि चुंबकीय क्षेत्र बताती है। लेफ्ट हैंड रूल है ये अंगूठा जो होता है बल की दिशा बताएगा, और ये जो होगा हमारा करंट की दिशा बताएगी। प्रथम उंगली ये जो है करंट की दिशा बताएगी। ये बीच वाली जो उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अंगूठा बल की दिशा बताएगा। हम लोग देखेंगे राइट हैंड रूल। देखिए राइट हैंड रूल में क्या होता है, ये मान लीजिए अंगूठा है। ये अंगूठा जो होता है ये हमारा फोर्स या बल की दिशा बताता है। यहाँ पे जो ये वाली प्रथम उंगली होती है ये ईएमएफ या करंट की दिशा बताती है। ईएमएफ या करंट की दिशा बताती है ये वाली उंगली है। बीच वाली उंगली इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। डीसी मोटर जनरेटर में इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दिया जाए तो क्या होगा? अभी हमने क्या बताया था, सामान्य रूप से कार्य करेगा, नहीं करेगा। उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा, वोल्टेज उत्पन्न ही नहीं करेगा तो उच्च वोल्टेज कहाँ से उत्पन्न करेगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। निम्न वोल्टेज उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा। प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग इसके जल जाएगी। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम क्या करता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का हमारा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। देखिए अप का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि अप का मतलब होगा बढ़ाना। जब वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे स्टेप अप। जब वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप यूज़ कर लिया, जब वोल्टेज को घटाना है तो स्टेप डाउन यूज़ कर लीजिए। ये हमारा होता है दो तरीके का ट्रांसफार्मर। अब एक चीज़ और याद कर लीजिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमेशा फ्रीक्वेंसी और पावर को कांस्टेंट रखता है। फ्रीक्वेंसी और पावर को कभी भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है। तो देखिए जब वोल्टेज को बढ़ाएगा ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो वो धारा को घटा देगा, और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज कम करेगा, बात सही है, लेकिन धारा को बढ़ा देगा। कहने का मतलब है कि एक को बढ़ाएगा तो एक को घटा देगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, P बराबर VI होता है। जब एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो हमारा कुल मिला के पावर कांस्टेंट रहती है। यही रीजन है कि हमारा अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ाएगा लेकिन धारा घटा देगा। स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को घटाएगा और धारा को बढ़ा देगा। ये सब याद रखिएगा पॉइंट। अब बात आती है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, हम लोग से पूछा गया था। अभी हमने क्या बताया, स्टेप अप है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 है जगह वोल्टेज में वृद्धि कर देगा, यानी वोल्टेज को बढ़ा देगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ वोल्टेज में कमी, तो ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। धारा में वृद्धि, देखिए दिया है वो धारा में वृद्धि, ये भी हमारा स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज कम होगा और धारा बढ़ेगी। ये भी स्टेप डाउन का है, ये भी स्टेप डाउन का है। तो वोल्टेज में वृद्धि कौन करेगा, स्टेप अप। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन। आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्टेप डाउन है तो डाउन का मतलब क्या, वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन, कम। जब वोल्टेज को डाउन करेगा तो करंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यही दो काम करेगा स्टेप डाउन। अब देखिए क्या दिया हुआ ऑप्शन में, धारा में कमी, तो धारा में कमी तो नहीं है, धारा में वृद्धि करेगा। वोल्टेज में वृद्धि नहीं, वोल्टेज में वृद्धि नहीं कर रहा है, वोल्टेज में कमी करेगा, स्टेप डाउन है। वोल्टेज में कमी, हाँ ये तो ऑप्शन सही है कि वोल्टेज में कमी करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इनमें से कोई नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज में कमी करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या से होती है। देखिए हम लोग का जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हमारा ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। ई बराबर होता है 4.44 φm f × n।
4.44 हमारा कांस्टेंट होता है। फाई एम हमारा होता है मैक्सिमम फ्लक्स। क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला मिलता है उसमें हमारा फ्लक्स क्या होता है, आरएमएस मान होता है, मैक्सिमम मान होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा फाई एम होता है, एम का मतलब मैक्सिमम फ्लक्स होता है, एफ हमारा क्या होता है आवृत्ति, एन हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि टर्नों की संख्या, ई हमारा ईएमएफ यानी कि जो वोल्टेज होता है। अब आइए क्वेश्चन पर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब देखिए टर्न की संख्या से बात कर रहा था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, देखिए टर्न की संख्या से एन है, यानी कि स्टेप अप है तो वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो टर्न भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो टर्न ज़्यादा होगा, यानी कि ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। तो वही क्वेश्चन ने पूछा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या से क्या होगा। सेकेंडरी पे हम लोग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या मिल रहा है, सेकेंडरी पे तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, बढ़ाने का मतलब क्या होगा, प्राइमरी पे लो वोल्टेज है, सेकेंडरी पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। जब सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो टर्न भी ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंडरी में टर्न क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी से। ऑप्शन नंबर बी से जो है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया ट्रांसफार्मर की कोर किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है किसकी बनी होती है हम लोग को बताना, तांबे की, एल्युमिनियम की, लोहे की, सिलिकॉन स्टील की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह सिलिकॉन स्टील। देखिए सिलिकॉन स्टील हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका भी रीजन होता है। सिलिकॉन स्टील यूज करने से क्या होता है, इसका जो होता है प्रीमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील की कोर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। देखिए लेमिनेटेड का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, लेमिनेटेड का मतलब होता है जैसे ये कोर देखे होंगे आप लोग, ट्रांसफार्मर की कोर को सभी लोग देखे होंगे। कोर जो होती है, जब आप लोग छोटा ट्रांसफार्मर की कोर देखे होंगे उसमें ये कोर होती है कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्ट्स करके इसके बीच में लेमिनेशन करके इसको जोड़ के बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सॉलिड लोहा है उसको पूरा एक कोर बना दिया गया, नहीं, इसको कई पार्ट्स में लेमिनेटेड किया जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एडी करंट लॉस हमारा कम हो जाता है, एडी करंट लॉस कम करने के लिए ऐसा करते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी से जो एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा हानि, याद करिएगा। अगर भंवर धारा हानि भी पूछ रहा है तो वही बात है, एडी करंट लॉस भी पूछ रहा है तो वही बात है, इसको इंग्लिश और हिंदी में बस बोला गया है। एडी करंट लॉस इंग्लिश में है और भंवर धारा हानि हिंदी में है। तो इसी को कम करने के लिए हम लोग ये लेमिनेटेड करते हैं, यानी कि लेमिनेशन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया यदि किसी फुल लोड पर कॉपर लॉस 6400 वाट है तो आधे लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कॉपर लॉस हमारा जो होता है वो लोड के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। देखिए फुल लोड पर 6400 वाट है तो आधे लोड पर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए 6400 वाट जब फुल लोड पर है, लोड को क्या किया जा रहा है, लोड को जो भी किया जाए उसको एम स्क्वायर में लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं लोड को एम स्क्वायर के रूप में लेते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा, आधा, आधे लोड पर पूछा है तो आधा रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और गुणते 6400। तो यहाँ पर देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6400/4, इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 1600, यानी कि आधे लोड पर जो हमारा लॉस हो जाएगा 1600 वाट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1600 वाट, क्योंकि ऐसे भी देख लीजिए फुल लोड है, लोड जैसे जैसे बढ़ता है कॉपर लॉस बढ़ता है। जब आधा लोड करेंगे तो कॉपर लॉस हमारा कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो हमारा कितना कम होगा वो हो जाएगा 1600 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 दिया होगा कि यदि फुल लोड पर आयरन लॉस 6400 वाट है तो आधे लोड पर आयरन लॉस क्या होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि ये फुल लोड पर है 6400 वाट, लोड आधा कर रहे हैं तो कुछ कम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कौन सा लॉस था अभी हम लोग देखे थे, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस लोड के साथ वेरी करता है, लेकिन हमारा आयरन लॉस कभी भी लोड के साथ नहीं बदलता। आयरन लॉस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, लोड चाहे कुछ भी हो, लोड आधा करिए, पूरा करिए, दोगुना करिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आयरन लॉस हमारा लोड पर डिपेंड नहीं करता है। तो 6400 वाट है फुल लोड पर, तो आधे लोड पर भी 6400 वाट ही होगा, 6400 वाट यही होगा जो दिया हुआ है, चेंज नहीं होगा, आयरन लॉस चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है, वोल्टेज। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज तो बदलता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर लीजिए वोल्टेज बढ़ा लीजिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लीजिए वोल्टेज घटा लीजिए, ये सब तो हमारे ऊपर था। ट्रांसफार्मर ये बदल सकता है, करंट भी बदलता है, करंट बढ़ाना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे और करंट घटाना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अभी हमने बताया भी था स्टेप डाउन।
अब बताइए कि देखिए इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है। तो अब स्टेप अप हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन यूज करते हैं करंट को वोल्टेज को घटाने के लिए। अब क्वेश्चन में बी में दिया हुआ है कि करंट की बात किया हुआ है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि कौन करंट को बढ़ाता है कौन करंट को घटाता है। क्वेश्चन क्या आप लोग से कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में करंट को बढ़ाने का काम कौन करता है और स्टेप करंट को घटाने का काम कौन करता है, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आवृत्ति, तो यही इसका सही आंसर है कि आवृत्ति जो होता है ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता, आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट होता है। जो कि अगर 50 हर्ट्ज दिया हुआ है ये 50 हर्ट्ज ये रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल करके 60 हर्ट्ज हो जाएगा या 40 हर्ट्ज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। 50 हर्ट्ज जो है हमेशा 50 हर्ट्ज रहेगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आवृत्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं, इसका रीजन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो भावर द्वारा हानि कम करने के लिए। तो क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। भावर द्वारा हानि कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड करते हैं, ये रीजन होता है भावर द्वारा हानि कम करने का। अगला ऑप्शन दिया हो कि हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, इसका ऑप्शन यही सही है, हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील की कोर बनाने से हिस्टेरेसिस लॉस हमारा कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 42 में ट्रांसफार्मर में कोर के लेमिनेशन की मोटाई क्या होती है। जो कोर होता है ना, कोर की जो लेमिनेशन करते हैं, अभी हमने बताया था एडी करंट लॉस यानी भावर द्वारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन करते, इसकी मोटाई कितनी रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.3 mm से 0.5 mm इसकी मोटाई रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाते समय सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है। सिलिकॉन स्टील की कोर बनाते हैं, ये तो अभी हम लोग जाने हैं क्यों बनाते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अब बात कर रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस कम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सिलिकॉन कितना मिलाते हैं उसको बताना। 10 से 20% नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मिलाते, 20 से 30% इतना और ज़्यादा होगा, 30 से 40% ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब कि 3 से 5%, 3% से 5% ही सिलिकॉन हम लोग मिलाते हैं। इससे ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोर भंगुर हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको यानी कि टूटने लगेगी, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सिलिकॉन नहीं मिलाते हैं, 3 से 5% ही मिलाते हैं सिलिकॉन। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया कि इनमें से कौन सी हानि लोड के साथ बदलती रहती है। हिस्टेरेसिस हानि, भावर धारा हानि, तांबा हानि, ये सभी। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे कि हिस्टेरेसिस हानि, भावर धारा हानि, तांबा हानि, ये सभी पोल लॉ की कौन सी लोड के साथ बदलती रहती है। याद रखिएगा हिस्टेरेसिस हानि और भावर धारा हानि ये दोनों आता है हमारा कोर लॉस के अंतर्गत। कोर लॉस ये दोनों किस में आता है, कोर लॉस के अंतर्गत, यानी कि आयरन लॉस के अंतर्गत। कोर हमारा आयरन का होता है, सिलिकॉन स्टील यानी आयरन का मान लीजिए। तो इसमें जो होता है कोर लॉस या आयरन लॉस, ये लोड के साथ नहीं बदलता है, ये तो नहीं बदलेगा। अब आता है बात तांबा हानि की, तो यही जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही जगह, तांबा हानि यानी कॉपर लॉस लोड के साथ बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन 45 में दिया हो कि इनमें से कौन सी हानि लोड के साथ नहीं बदलती है। देखिए इसमें क्या पूछा गया था 44 में, कौन सी हानि लोड के साथ बदलती रहती है। तभी हमने देखा है कि हानि जो थी हिस्टेरेसिस हानि, भावर धारा हानि दोनों को मिलाकर कोर लॉस बोलते हैं, ये लोड के साथ नहीं बदलती, तांबा हानि बदलती है। अब इसमें पूछा गया 45 में कौन सी हानि लोड के साथ नहीं बदलती है। तो नहीं बदलती है हिस्टेरेसिस हानि, भावर धारा हानि, कोर लॉस में आता है। किसमें आता है, कोर लॉस। और कोर लॉस जो होता है लोड पर डिपेंड नहीं करता है, लोड के साथ नहीं बदलता। तांबा हानि तो बदलता है, डी में दिया हुआ ए व बी दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी कि हिस्टेरेसिस हानि या भावर धारा हानि दोनों लोड के साथ नहीं बदलती, क्योंकि ये कोर लॉस में आता है। कोर लॉस हमारा आयरन लॉस में आता है, आयरन लॉस का भी लोड पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया इनमें से कौन सी हानि कोर लॉस के अंतर्गत आती है। देखिए हिस्टेरेसिस हानि, भावर धारा हानि, अभी हमने क्या बताया दोनों कोर लॉस में आता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जो ए व बी दोनों। तांबा हानि हमारा कोर लॉस में नहीं आता है, हिस्टेरेसिस हानि, भावर धारा हानि कोर लॉस में आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीटी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। देखिए सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉइल टर्न, कॉइल टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया करंट ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीटी पीटी दो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसमें देखिए पावर ट्रांसफार्मर, पावर टर्न, पोस्ट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभव ट्रांसफार्मर। ये हमारा होता है पीटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, करंट ट्रांसफार्मर
होता है। करंट ट्रांसफार्मर कैसा होता है हम लोग को बताना है। करंट ट्रांसफार्मर का मतलब सीटी, सीटी कैसा होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, सीटी और पीटी। सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी हमेशा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, याद रखिएगा। पीटी क्या होता है, स्टेप डाउन। ये दोनों भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, सीटी स्टेप अप और पीटी स्टेप डाउन। यहाँ पे पूछा करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी के बारे में। सीटी क्या हो जाएगा, स्टेप अप। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेप अप, यानी कि ये स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है सीटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मतलब पीटी। पीटी अभी हमने क्या बताया, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है पीटी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा है डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए आप लोग जब एग्जाम देंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को इसी में से मिल जाए, ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, कुछ क्या ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसके आसपास के क्वेश्चन जो बनते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फिर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई भी टेक्निकल टॉपिक हो जाए, चाहे तो वो हमारा मशीन का टॉपिक है, पावर सिस्टम का टॉपिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक हो, बेसिक का टॉपिक हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल, कोई भी टॉपिक हो टेक्निकल में, तो आप लोग अगर उस पर वीडियो चाहते हैं, स्पेशल वीडियो मैराथन क्लास चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।